नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने शिक्षण विधियों से संबंधित शिक्षण विधियों की थोड़ी भूमिका के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने आपको चिंतन के बारे में बताया था, थोड़ी सी परिभाषाएं बताई थी। तो दोस्तों, आज हम जो शिक्षण विधियों के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, थोड़ा सा सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि ये जो शिक्षण विधियाँ जो है हम आज जो करने जा रहे हैं, इसमें देखिए दोस्तों क्या है शिक्षण विधियाँ। इसमें एक तो हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में। क्या करेंगे दोस्तों कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से काम करते हैं शिक्षण विधियों के पढ़ाते समय। एक बात करेंगे शिक्षण का सिद्धांत। क्या करेंगे? शिक्षण के सिद्धांत। तो ये भी थोड़ी सी बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं। फिर बात करेंगे हम भाषा के बारे में कि भाषा किसे कहते हैं। फिर भाषा शिक्षण का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, भाषा शिक्षण का महत्व। और फिर बात करेंगे दोस्तों भाषा शिक्षण के घटक, भाषा शिक्षण के घटक और भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक कर्म भी, मनोवैज्ञानिक कर्म क्या होता है वो भी चर्चा करेंगे। ये हम आज जो है शिक्षण सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण का महत्व, भाषा शिक्षण के घटक और मनोवैज्ञानिक कर्म, भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक कर्म क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक बात तो ध्यान रखिए कि शिक्षण विधियाँ क्या है, शिक्षण विधि कहते किसे हैं। तो शिक्षक के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को, ध्यान रखना दोस्तों कि शिक्षक के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को बालकों को समझाने के लिए की जाने वाली क्रिया या प्रक्रिया जो होती है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शब्द में आ गई। अब एक परिभाषा जो है आप लिख भी लेना आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि आ भी सकती है आपके पेपर में। देखिए, डॉक्टर S.K. कोचर है हमारे, एक भाषा विशेषज्ञ है, वो मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं इन्हें, कि डॉक्टर S.K. कोचर लिखना है आपको। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, डॉक्टर S.K. कोचर, डॉक्टर S.K. कोचर। तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार किसी भी शिक्षक को सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ गई कि जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार एक शिक्षक को सभी विधियों का, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यह उसके विवेक पर निर्भर है, यह उसके विवेक पर निर्भर है कि वह कब कौन सी विधि को अपनाएगा। ध्यान रखना कि S.K. कोचर क्या है दोस्तों, S.K. कोचर ये है एक विद्वान। इन्होंने कहा है, याद रख लीजिए, कि जिस प्रकार एक सैनिक को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, इसी प्रकार एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यह शिक्षक के विवेक पर निर्भर करता है कि उसे कब कौन सी विधि को अपनाना है। ये उसकी एक परिभाषा है दोस्तों। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब बात करेंगे शिक्षक जो होता है, शिक्षण कार्य कराते समय किन किन सूत्रों का प्रयोग करता है। देखिए, हम जब भी कोई शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उसको हम एक शिक्षण सूत्रों के द्वारा, ये होते हैं शिक्षण सूत्र। क्या होते हैं दोस्तों? शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र के अंतर्गत क्या होता है कि हम सबसे पहले तो क्या करता है, एक सूत्र भी होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कोई भी शिक्षण कार्य चलता है वो एक सूत्र ये भी होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। यानी हम जब भी शिक्षण कार्य करवाते हैं तो बच्चे को पूर्व ज्ञान की ओर ले जाते हैं। किसकी ओर ले जाते हैं? पूर्व ज्ञान की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अगर
अध्यापक बच्चों को पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते शिक्षण कार्य करवाता है तो वह किस शिक्षण सूत्र का कार्य या प्रयोग कर रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चों को जो ज्ञात है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर अज्ञात की ओर ले जाएंगे जो हमारा जो विषय वस्तु जो हमें पढ़ानी है। फिर होता है सरल से कठिन की ओर। ये है दोस्तों दूसरा शिक्षण सूत्र, सरल से कठिन की ओर या जटिल की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र है दोस्तों। फिर उसके बाद है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी एक सूत्र है, किसका? शिक्षण सूत्र है किसी भी शिक्षण कार्य को कराने से पहले। फिर इसके बाद 4 नंबर है पूर्ण से अंश की ओर। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण से अंश की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र है दोस्तों। उसके बाद होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या होता है दोस्तों? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। ध्यान रखना कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो कौन सा शिक्षण सूत्र शिक्षण कार्य के अंतर्गत प्रयुक्त नहीं होता है, तो सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से सरल की ओर, ये नहीं होता, सरल से सरल की ओर नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या होता है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र काम करता है दोस्तों। फिर होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। 6 नंबर क्या है? 7 नंबर क्या है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, कि बच्चा जब पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भी अनिश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। तो शिक्षक जो होता है, जो अनिश्चित होता है, शिक्षण कार्य कराने के बाद उसे निश्चित रूप से जो है उसके सामने प्रयोग करता है, प्रस्तुत करता है। फिर होता है तो अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से 8 नंबर, अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 9 नंबर है मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। क्या होता है दोस्तों? मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। ये होते हैं शिक्षण सूत्र, जिसके माध्यम से पूर्ण जो शिक्षण कार्य है वो हमें बच्चों के समक्ष जो है प्रस्तुत करने होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत। क्या होते हैं शिक्षण के सिद्धांत? शिक्षण के सिद्धांत की बात करें तो ये होता है 1 नंबर की बात करें दोस्तों, शिक्षण के सिद्धांत। ध्यान रखना है कि शिक्षण के सिद्धांत कैसे काम करेंगे, क्या क्या सिद्धांत होते हैं शिक्षण कार्य करवाने के लिए। तो एक होता है दोस्तों जीवन से संबंधित स्थापित, या कह सकते हैं जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों? जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, कि जब भी हम किसी भी विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें हम उनके घरेलू आसपास का जो वातावरण तो होता है उनके जीवन से संबंध स्थापित करने के आधार पर जो है शिक्षण कार्य करवाते हैं। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है वो जिद ज़्यादा करता है, और उनको जीवन से संबंधित स्थापित करने का जो है एक सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि देखिए छोटे बच्चे क्या करते हैं, जिद कर लेते हैं। तो ये एक होता है, उनको पहले से ज्ञात हो जाता है, हाँ, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया होता है जीवन से कि हम छोटे थे जो जिद करते थे किसी भी चीज़ के लिए। इसी प्रकार कोई भी बच्चा होता है, चाहे वो किसी भी काल का हो, वो है जो है वो क्या है, जिद करता है, यानी जीवन से समझा देते हैं उनके जीवन से ही। ठीक है। फिर होता है रुचि का सिद्धांत। दूसरा क्या है दोस्तों? रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत तो आप भली भांति जानते होंगे कि जिस कार्य में हमें रुचि होती है उस कार्य को हम ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं। देखिए जैसे मैं बता दूं कि अगर हमें रुचि है तो हम 3 घंटे की जो मूवी होती है या फिल्म होती है उसको हम एक एक चीज़ हमारी जो है याद रहती है, या हम कह दें कि हमारी जो रुचि होती तो हम 3 घंटे की फिल्म को पूरी
तरह से हम याद रख देते हैं। जैसे आजकल क्या चल रहा है, महाभारत चल रहा है, तो छोटे बच्चे को भी पूछ ले कि कौरव कितने भाई थे, पांडव कितने भाई थे, शकुनी मामा का किसका मामा था, फलाना था, तो सारी, क्योंकि उसने रुचि से देखा है। लेकिन हम पूरे जीवन काल में लगभग हजारों बार जो प्रतिज्ञा जो बोलते हैं, भारत मेरा देश है, हम भारत के निवासी हैं, सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, लेकिन कभी भी हमने रुचि नहीं ली, तो हमें पूर्ण तरह से हमें याद नहीं है अभी भी। ठीक है दोस्तों, तो ये रुचि का सिद्धांत होता है। उसके बाद जो है प्रेरणा का सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों? प्रेरणा का सिद्धांत, कि हम प्रेरित होते हैं, कि जब भी हम कार्य नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन हमें कोई प्रेरित करता है, तो हम वो जो कार्य है वो हम अच्छी तरह से कर लेते हैं दोस्तों। अब क्या है, क्रिया सीखना जो होती है, या कहते हैं क्रियाशीलता जो है, क्रिया का सीखना क्या होती है, क्रियाशीलता पे निर्भर होते हैं, कि हम अक्रिय रहकर, यानी हम जब सक्रिय हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत कि हम जब क्रियाशील रहते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत, कि जब हम क्रियाशील रहते हैं तो कार्य जो है हम कर लेते हैं। अगर हम किसी कार्य को करेंगे, अगर हम क्रियाशील नहीं हैं, तो हम उस कार्य को भली भांति अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। ये भी एक शिक्षण का सिद्धांत है कि जब भी हम कोई भी शिक्षण कार्य करें तो हमें पूर्णतः क्रियाशील होना चाहिए। हमें पहले से ही अध्यापक जो है क्या करेगा, बच्चों को क्रियाशील करेगा, फिर उसको जो है शिक्षण विषय वस्तु को जो पढ़ाने की कार्य करता है। एक होता है विषय वस्तु का चयन। क्या होता है? विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का चयन, तो विषय वस्तु का चयन का सिद्धांत, तो हम जो है कोई भी अध्यापक जो है विषय वस्तु का सिद्धांत जो है बच्चों के कौशल को देखते हुए, बच्चों का जो एक क्या कहते हैं स्तर को देखकर क्या करता है, चयन करता है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में समझाएं, नहीं समझाया जाता दोस्तों। अध्यापक जरूरी है, हालांकि अध्यापक को अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है किसी देश का दूसरे देश के साथ, तो वो उसको तो आता है, लेकिन प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय में उनको नहीं सिखा सकता। यानी वो जो चयन, जो उनका जो विषय वस्तु का चयन, वो जो है प्राथमिक स्तर पर नहीं कर सकता। तो विषय वस्तु का जो चयन है वो भी जो है शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर होता है नियोजन का सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों? नियोजन का सिद्धांत, कि हम जब भी पढ़ाते हैं तो एक योजना बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? योजना बनाकर जाते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करेंगे तो पूरी तैयारी करके जाएंगे। तो शिक्षक का एक गुण भी होता है, ये सिद्धांत भी होता है शिक्षण का, कि हम कोई भी विषय वस्तु को पढ़ाएं तो उसका पूरी तरह से नियोजन होना चाहिए। फिर होता है राष्ट्रीयता या आनंद का सिद्धांत होता है, राष्ट्रीयता या आनंद का सिद्धांत होता है। फिर कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों? आवृत्ति का सिद्धांत। हालांकि हमने किसी विषय वस्तु को पढ़ा दिया, लेकिन उसका रिवीजन, अंग्रेजी में बोले रिवीजन और हिंदी में कहें उसका जो अभ्यास नहीं करवाया है, यानी हम कह दें उसकी आवृत्ति नहीं हुई है। हमने एक पहले, यानी हमने जुलाई में एक लेसन पढ़ाया, उसका अगर आवृत्ति नहीं हुई है, हमने उसको बच्चों को महीने 2 महीने बाद में दोबारा नहीं बताया है, तो बच्चा भूल जाएगा। तो ये शिक्षण का सिद्धांत है कि आवृत्ति भी होनी चाहिए। और व्यक्तित्व का सिद्धांत भी इसमें जो है कार्य करता है। तो ये रह गए शिक्षण के सिद्धांत। भाषा क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा क्या है, क्योंकि कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर हमें शिक्षण विधियां जो है आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि वगैरह वगैरह कब करवाओगे, यानी वो तो बताया नहीं, बात पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। दोस्तों इनकी भूमिका जरूरी है, क्योंकि अगर इनकी भूमिका के बारे में आप नहीं पढ़ पाओगे तो ये जो शिक्षण विधियां जो है आपके समझ में नहीं आएगी। तो आज हम इनकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भाषा क्या है, कि भाषा जो है, भाषा क्या है, प्रश्न आता है भाषा क्या है, कि अब हम शिक्षण विधियों की तरफ चलेंगे। तो भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होता है ना, कि आपने व्याकरण पढ़ी है तो उसमें मैंने बताया है कि भाषा क्या है, विचार अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम होता है ना। तो ये जो है भाषा है, ठीक है। तो
ये अब बात करेंगे कि भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक कर्म क्या है, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक कर्म क्या रहेगा। दोस्तों ये ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक कर्म, तो मनोवैज्ञानिक कर्म क्या होता है, याद रखना शुभोपली, ध्यान रखना, ये याद रख लेना शुभोपली, ठीक है। देखो पहले होता है सुनना, फिर होता है बोलना, फिर होता है पढ़ना, फिर होता है लिखना, ठीक है। डब्लू अब कहते हैं इसमें होता है सुनना का मतलब होता है लिसनिंग, क्या होता है लिसनिंग, ठीक है। अब बोलना क्या होता है स्पीक, तो LSRW जैसे होता है तो स्पीक होता है, तो स्पीक जो भी है तो LS। अब देखो पढ़ना क्या होता है रीडिंग, क्या होता है रीडिंग, और ये जो लिखना होता है वो क्या होता है राइटिंग, तो ये होता है LSRW। इसके क्या कहते हैं LSRW लिख लो, LSRW कह दो या शुभोपली कह दो। अब मारिया मोंटेसरी, ये तो मनोवैज्ञानिक, अगर आपसे पूछ ले कि भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक कर्म क्या होता है तो होता है शुभोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा शिक्षण का कर्म क्या रहेगा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा शिक्षण का कर्म क्या रहेगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको क्रॉस करना है, यहां हो जाएगा सुनना बोलना लिखना, और ये हो जाएगा पढ़ना। यानी लास्ट दो जो है कर्म जो है उनको चेंज कर दिया है, यहां शुभोलिप हो जाएगा, शुभोलिप हो जाएगा, तो ध्यान रखना शुभोलिप, यहां शुभोपली शुभोलिप हो जाएगा। तो ध्यान रखना मारिया मोंटेसरी की बात की जाए तो ये हो जाता है दोस्तों सुनना बोलना लिखना पढ़ना हो जाता है, ये है कर्म की बात। अब बात करेंगे कि भाषा शिक्षण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। प्रमुख घटकों की बात करें कि भाषा शिक्षण के प्रमुख घटक की बात करें तो दोस्तों ये मुख्यतः जो होता है, एक होता है व्याकरण शिक्षण, क्या होता है व्याकरण शिक्षण, ये प्रमुख घटक आता है। दूसरा होता है दोस्तों रचना शिक्षण, क्या होता है रचना शिक्षण। तीसरा होता है दोस्तों गद्य शिक्षण, क्या होता है गद्य शिक्षण। 4 नंबर होता है दोस्तों पद्य शिक्षण, क्या होता है पद्य शिक्षण। 5 नंबर होता है कहानी शिक्षण, क्या होता है कहानी शिक्षण। दोस्तों इनका जो कर्म है, थोड़ा कर्म, इनकी कर्म की बात नहीं, इनको आप थोड़ा सा वैसे ही याद कर लेना कि व्याकरण शिक्षण है, रचना शिक्षण है, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण। अब आता है कहानी शिक्षण हो गया। एक होता है दोस्तों पठन शिक्षण, क्या होता है पठन शिक्षण, क्या होता है दोस्तों। यहाँ आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग बात करेंगे इसके बारे में, तो यहाँ जो है इनके बारे में हम जो है अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि ये जो अब शिक्षण विधियां जो करेंगे अलग अलग प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो इनके यानी व्याकरण शिक्षण की विधियां अलग होती है, रचना शिक्षण की अलग होती है, गद्य शिक्षण की अलग होती है। तो यहाँ 6, यहाँ 7 हो जाता है वाचन शिक्षण, क्या होता है दोस्तों वाचन शिक्षण, ये भी शिक्षण के प्रमुख घटक है। और 8 नंबर हो जाता है नाटक शिक्षण, क्या होता है नाटक शिक्षण। तो यहाँ जो हम बात करेंगे कि इनके अलग अलग बात करेंगे, व्याकरण शिक्षण की विधियां जो है मुख्यतः 7 होती है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। वाचन शिक्षण, नाटक शिक्षण, रचना शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, पठन शिक्षण, ये मुख्य प्रमुख घटक है। अब दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे, व्याकरण शिक्षण के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो है हमारी शिक्षण विधियां जो है शुरू हो जाएगी। तो हम एक एक वीडियो के माध्यम से शिक्षण विधियों को आपके सामने जो है रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।